नमस्कार, मैं हूं ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए राजुल राज। आइए इस बार बात करते हैं खनन माफिया की। दरअसल ये खनन माफिया है क्या? हम में से बहुत से लोगों के मन में खनन माफिया के नाम पे एक ऐसी छवि उभरती होगी जिसमें हमें लगता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति या डॉन या कोई ऐसा अंडर वर्ल्ड सरगना जिसके चारों तरफ तमाम हथियारबंद लोग रहते होंगे, तमाम लोग हथियार लेके घूमते होंगे और उसके बाद वो खनन के कार्य को करता होगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। ये जो सो कॉल्ड खनन माफिया जिनको हम बुलाते हैं, ये क्या करते हैं कि सरकार से पहले कुछ जगह खनन के लिए लेते हैं। उस जगह पर ये सरकार से बाकायदा अनुमति प्राप्त करते हैं और उस जगह के लिए थोड़ा बहुत टैक्स भी जो है वहाँ सरकार के पास ये जमा करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो वास्तविकता है कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए जहाँ के लिए इन्हें अनुमति दी जाती है कि भाई आप वहाँ पर खनन कर लीजिए, उसके अलावा और बहुत बड़े भूभाग में ये खनन करना शुरू कर देते हैं और बस यहीं से सारी गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। और यकीन जानिएगा, पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश एक यही तरीका है जिस पर खनन माफिया कार्य करता है। थोड़ी सी जगह के लिए उन्होंने अनुमति ली और उसके अलावा बहुत बड़े भूभाग पर वो खनन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब चूंकि ये मुद्दा ऐसा है अवैध खनन का कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, खाली यूपी की बात नहीं हो रही है, कोई भी इस अवैध खनन को रोक नहीं पाया है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो छुटभइये सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, वो प्रशासनिक अमला और उसके अलावा जो लोकल वहां के लोग होते हैं, इन सबका एक गठजोड़ होता है, एक नेक्सस होता है जो इस अवैध खनन को अपने हिसाब से चलाता है। और होता क्या है, इसमें इन सारी चीजों से दरअसल सरकार बदनाम हो जाती है। सरकार हमेशा इसमें बदनाम होती है। कारगुजारियां उनके जो लोकल स्तर के जो नेता या विधायक होते हैं वो करते हैं और सभी के सब इस अवैध खनन में लगे रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत मोटा अनाधुन पैसा मिलता है। जाहिर सी बात है, अब चूंकि इसमें मोटे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो यहीं से फिर कैसे भी करके जो है पैसा ही उनके लिए सर्वोपरि हो जाता है। और जो भी इस अवैध खनन को रोकने की कोशिश करता है वो इसकी चपेट में आता है। फिर गाय बगाए जो हैं खनन माफिया ऐसे लोगों पर या ऐसे अधिकारियों पर, यकीन मानिएगा आईपीएस अधिकारी तक ऐसे हैं जिन पर अवैध खनन करने वालों ने हमले किए, उनको मार तक डाला है। यकीन जानिएगा, अभी जैसे भी मुरादाबाद की बात करें तो ठाकुरद्वार से काशीपुर रोड पर जो यहाँ के खनन अधिकारी हैं, इसके अलावा जो एसडीएम है परमानंद, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा मामला आता है, उनके सामने खनन माफिया खुलेआम डंपर को खींच कर ले गए और बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि बाद में उन्होंने लगभग 5-6 आदमियों पे नामजद और 100-150 लोगों पे जो है अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। 3-4 लोगों की उसमें अरेस्टिंग भी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि अवैध खनन माफिया जो है वो किस तरीके से काम करता है और उसके सामने सारा प्रशासनिक अमला लाचार है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा पोषित ये खनन माफिया दरअसल इतना ताकतवर हो गया है कि सामने अधिकारियों की अब कोई हैसियत नहीं बची है। दरअसल छोटे मोटे अधिकारियों की क्या बिसात, जब खेल में ऊपर तक के साहब लोगों का बर्दाश्त है। ऐसे में निचले स्तर का कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने की सोचता है तो उसकी जान पर बन आती है, जैसा कि 13 तारीख की रात को काशीपुर ठाकुरद्वारा रोड पर हुआ। खनन अधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में खनन विभाग की 4 सदस्यीय टीम रात लगभग 11 बजे यहां जांच करने पहुंची। टीम ने काशीपुर की ओर से आते हुए 4 डंपरों को रोका। चारों डंपरों को बिना रॉयल्टी दिए ले जाया जा रहा था। इस पर खनन अधिकारी ने चारों डंपरों को अपने कब्जे में ले लिया। खनन अधिकारी ने 4 डंपरों को निजी चालकों के सहयोग से मंडी समिति परिसर में भिजवाया। इसी बीच वहां पहुंचे कुछ लोगों ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। गाली गलौज व मारपीट करते हुए हमलावरों ने पूरी टीम को बंधक बना लिया। तब तक 3 डंपर बाजार परिसर में पहुंच चुके थे। चौथा डंपर, जो सचिन नाम का एक निजी चालक चला रहा था, उसे खनन माफिया ने टीम पर हमला कर छीन लिया। घटना की सूचना तत्काल ठाकुरद्वारा के एसडीएम परमानंद सिंह को दी गई। एसडीएम तत्काल बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही घटना की सूचना तुरंत जिले के आला अधिकारियों को भी दी गई। किंतु खनन माफिया के बुलंद हौसलों के सामने मौके पर पहुंचे एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों की हिम्मत जवाब दे गई और सभी चुपचाप प्रशासन की इज्जत लुटती देखते रहे।
एसडीएम ठाकुर द्वारा परमानंद सिंह का कहना है कि सरकारी टीम पर हमला करने वाले और डंपर छीनने वाले खनन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार की तहरीर पर ठाकुर द्वारा थाने में 5 लोगों को नामजद करते हुए 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें फौलादपुर निवासी रईस प्रधान, रतुपुरा के वसीम, सरवतन नगर के इरफान और कमालपुरी के दिलशाद व रिजवान को नामजद किया गया है। खनन अधिकारी ने प्राथमिकी में कहा है कि घटना के समय उनकी टीम में ठेका कर्मी मोहम्मद शाहरुख और 2 होमगार्ड अंकित कुमार और हरि किशन थे। देखिए, छापेमारी होती, खनन इंस्पेक्टर ने यहाँ पर गाड़ी पकड़ी थी, 3-4 गाड़ियाँ, उसके ड्राइवर भाग गए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे सूचना दी, मैं भी चूँकि यहीं पर था तो मैं आ गया। उसके बाद 2 गाड़ियों को चूँकि भाग गए थे तो चाबी बनाने वाले साथ में लाए थे, तो चाबी बनवा कर 2 गाड़ियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया था मंडी समिति में खड़ा कराने के लिए। उसके बाद अचानक से 100-150 लोग आए, गाली गलौज करने लगे, गाली पत्थर देने लगे और एक गाड़ी यहाँ से रवाना की है मंडी ले जाने के लिए। तो वहाँ पर एक ड्राइवर जो ले जा रहा था, पता चला है कि उसको भी आगे छेद की गाड़ी को और इसको मार के गाड़ी छीन के भाग गए हैं। और एक गाड़ी जो इधर बंद थी, खड़ी थी, उसको भी भीड़ चूँकि बहुत ज़्यादा आ गई थी, एक फोर्स आई है। FIR एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की गई है, बाकी FIR हम सब थाने जा रहे हैं। जितने लोग हैं सबके वीडियो हैं, फोटोज़ हैं, उसके आधार पर जो है उनको चिन्हित करते हैं। सर, ये खनन वालों का मामला है? हाँ, ये खनन अवैध डंपर चल रहे थे, लगातार शिकायत आ रही, क्षेत्र की जनता ही लगातार शिकायत हर बैठकों में करती थी और शासन से भी इसके हमेशा से आदेश रहे हैं और हमेशा लगातार छापेमारी के जो है कार्य चल भी रहे थे। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर छापेमारी की गई थी, शरीफ नगर से 2 गाड़ियों को बंद किया गया था, तो उसी में कार्रवाई की गई थी। चूँकि इन लोगों का संगठन है, सिंडिकेट चलाते हुए हैं, उन्हीं के लोग थे जो यहाँ पर आकर के सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं और गाली गलौज किए हैं और छीना-झपटी का प्रयास किया। आइए जरा इस बात को भी समझ लेते हैं कि खनन की प्रक्रिया क्या है। सरकार क्या करती है कि जिस नदी में या जिस इलाके में खनन के लिए उसे अनुमति देनी होती है, वहाँ के लिए वो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को अपनाती है। पहले ये काम मैनुअली हुआ करता था। ई टेंडरिंग के बाद जो है जिस आदमी के नाम टेंडर छूटता है, बस उसके बाद से ये सारा का सारा खेल जो है वो शुरू होता है। नियम ये कहता है कि खनन में किसी भी मशीनरी का उपयोग नहीं होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि बिना पोकलेन के, बिना डंपर्स के, बिना और छोटी छोटी मशीनों की ये खनन संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले जो नियम की शर्त है वो यही है कि खनन में किसी भी मशीनरी का उपयोग नहीं होगा। दूसरी बात, नदी जहाँ पर बह रही है उसके किनारे का वो इलाका जहाँ पर सूखा रेत है, यहाँ जहाँ सरकार चाहती है कि आदमी वहां पर खनन करे, दरअसल वहां पर खनन नहीं होता, या जिस इलाके में खनन करे कायदे में खनन उसी इलाके में होना चाहिए, वहां भी खनन नहीं होता। ये जो भूमाफिया हैं वो क्या काम करते हैं कि नदी के अंदर से आके खनन करते हैं। वहां पर इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि जितने भी जल जीवीय जंतु हैं, गहरे खनन करने से, नदी के अंदर जाके खनन करने से उन सबकी संख्या जो है वो नील होती जा रही है और जो जलीय पर्यावरण है वो पूरा असंतुलन का जो है शिकार हो चुका है। नियम ये भी कहता है कि 3 मीटर से ऊपर किसी भी कीमत पर खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आदमी मौके पर जाके देखेगा तो आप 3 मीटर की बात तो छोड़िए, 25 से 30 मीटर तक जाकर जो है वो खनन करते हैं। दुर्भाग्य की बात है। और ये सारे के सारे जो हैं ये खनन माफिया ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से कर रहा हो या उसका मन आ गया ना, इसमें सारे के सारा प्रशासनिक अमला, आप समझिए जो सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं, क्योंकि उनकी शय के बिना, उनके संरक्षण के बिना ये अवैध धंधा चल नहीं सकता। उसके अलावा जो है आपके लोकल वहाँ के जो गुंडे होते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि पूरी टीम जो है पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, अनाधुत पैसा है इसके अंदर, तो ये सारे काम इसमें होते हैं। मुरादाबाद जिले में खनन की आड़ में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक खनन माफिया को सफेद पोश नेताओं का संरक्षण है। इस खेल में पुलिस प्रशासन और रसूखदारों की भी मिलीभगत है। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी की ओर से लगातार अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। कागजों पर खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें भी बनी, किंतु अपनी कमाई को कौन बंद करेगा, जनता सब समझती है। खनन अधिनियम ये कहता है कि खनन जो है वो केवल दिन में किया जा सकता है, शाम होने के बाद, जैसी सांझ हो जाती है उसके बाद खनन नहीं किया जाता या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप मौके पर जाके देखिए, खनन हमेशा आपको रात में ही मिलेगा और रात में खनन होने के बाद डंपर्स में ओवरलोडेड किया जाता है। खनन जो है
खनन जो है वो तमाम डंपरों में भर के, अगर डंपर की क्षमता जो है आप ये समझिए कि 12 क्यूबिक की है तो उसमें 24 जो है वो सीएम माल भरा जाता है और उसके बाद उस माल को बाकायदा जो है डिस्पैच किया जाता है संबंधित क्षेत्र में। जो है जब वो डंपर निकलता है तो संबंधित क्षेत्र में जितने थाने पुलिस चौकी होते हैं सबकी मिलीभगत रहती है, सबको इसमें पैसा मिलता है और ये काम जो है निर्बाध रूप से जारी रहता है। मुरादाबाद के काशीपुर ठाकुरद्वारा मामला जो है, जो हुआ है, जो पूरा प्रकरण है, उसमें अगर हम बात करें तो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि स्थानीय नेताओं से लेके, मुरादाबाद के नेताओं से लेके संभल मेरठ तक के इसमें खनन माफिया और नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरा प्रशासनिक अमला इसमें इन्वॉल्व है और छवि जो है वो सरकार की खराब हो रही है। बताइए, योगी जैसे सख्त प्रशासक, योगी जैसा मुख्यमंत्री जिन्हें किसी भी कीमत पे गैर कानूनी कार्य बर्दाश्त नहीं है, बार बार रिमाइंडर्स आते हैं प्रशासनिक अमले के लिए, अपने नेताओं तक के लिए कि किसी भी गलत गैर कानूनी कार्य से आप दूर रहें, उसके बावजूद निर्बाध रूप से जो है खनन हो रहा है। जनता सब समझती है। बालू, मोरंग या फिर मिट्टी का जो भी अवैध खनन शहर के आसपास हो रहा है उसका सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। नियम कहता है कि खनन केवल 3 मीटर तक ही किया जा सकता है, जबकि खनन माफिया नदी के बीचों बीच जाकर 25 से 30 मीटर का गड्ढा कर डालते हैं। खनन एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि खनन केवल अक्टूबर से अप्रैल तक ही किया जा सकता है, लेकिन खनन माफिया द्वारा खनन वर्ष भर किया जाता है। कानून कहता है खनन का काम दिन में ही किया जा सकता है, किंतु अंधेरा होते ही अवैध खनन शुरू हो जाता है। इसके लिए बाकायदा लोगों की लिस्ट बनी होती है। मोरंग, बालू और मिट्टी बेचने वालों के पास इसका पूरा ब्यौरा होता है। खनन करने वाली टीम को एडवांस दे दिया जाता है। रातों रात तय धनराशि की मोरंग, मिट्टी और बालू का अवैध खनन कर बताई हुई जगह पर ओवरलोडेड डंपरों द्वारा पहुँचा दिया जाता है। बिना रॉयल्टी चल रहे ये ओवरलोडेड डंपर थाने और आरटीओ की निगाह से कैसे बचे रहते हैं, ये सब जानते हैं। सरकार को अरबों के राजस्व का चूना लगाने वाले नेताओं, पुलिस और प्रशासन की गठजोड़ ने इस धंधे में अपनी 7 पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा कर ली है। खनन अधिनियम ये भी कहता है कि खनन केवल अक्टूबर से लेकर और 30 अप्रैल तक किया जा सकता है, उसके बाद खनन की अनुमति अधिनियम के हिसाब से नहीं है। लेकिन इस मामले में हमारे खनन अधिकारी का क्या कहना है उसके बारे में भी जरा सुन लेते हैं। उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है खाली बरसातों में खनन बंद होता है, जबकि अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक ही केवल खनन किया जाएगा, उसके उपरांत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमति है ही नहीं, उसके बावजूद खनन आज की तारीख में 12 महीने चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, ये एक बात जानना चाहेंगे कि क्या कोई समयावधि निर्धारित होती है खनन के लिए या ये पूरे साल चलता रहता है? नहीं, समयावधि कोई फिक्स नहीं होती, वो लगातार होता है। मतलब पूरे साल हो सकता है? हाँ, बट ये कि जो कंटिन्यू आपका रवंदा लेके आएंगे, रॉयल्टी होगी। तो जिन प्रमुख मानकों को आप लोग देखते हैं उसमें क्या क्या शामिल है सर? उसमें हमारी रॉयल्टी भी होती है कि जो मिनरल हमारा आ रहा है वो विदाउट रॉयल्टी ना हो। अगर प्रांत से आ रहा है तो ISTP आपकी होती है, इंटर स्टेट ट्रांजिट पास आपका होता है, वो हम लोग चेक करते हैं। आपने देखा होगा इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जबकि बरसात के मौसम में खनन बंद कर दिया जाता है, खनन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी खनन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ही किया जा रहा है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि पहले यही अधिकारी खनन माफियाओं को सह देते हैं। सह देने का मतलब कहीं ना कहीं उनसे ये कह करके कराते हैं, उनमें इनका मिलीजुली भगत से ही सारे कार्य होते हैं, और जब इनकी मंशा पूर्ण नहीं होती है और वो कार्य माफिया भी कहीं ना कहीं और आगे बढ़ जाते हैं, तब ये रोकते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, इसलिए ये घटना घटी है। तो इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए क्या पहल करनी चाहिए प्रशासन को? इसके लिए पहल करनी चाहिए जो नियम के तरीके से जो कार्य है, यदि वही कार्य अधिकारी लोग खनन के माफियाओं से भी अगर ढंग से लागू कराएंगे तो खनन माफियाओं की हिम्मत नहीं है कि इन अधिकारियों के साथ में इस तरह से जो घटना घटित हुई है वो घटना घटित। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि जिस समय अवैध खनन किया जाता है या ऑर्डिनरी खनन भी अगर किया जाता है तो डंपर्स में जो माल जाता है उस पर प्रत्येक डंपर के साथ एक रॉयल्टी जाना आवश्यक है। उसमें लिखा जाता है कि डंपर का नंबर इतना इतना, उसमें कितना माल है, कितना ब्रास माल है या उसकी क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, कितना माल वो है, सब उसमें डिस्क्लोज होता है और हर ट्रक के साथ वो होना आवश्यक है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए एक दिन में अगर 100 ट्रक निकल रहे हैं
तो खाली एक ही रॉयल्टी पे 100 ट्रक निकाल दिए जाते हैं। तो आप ये समझिए सरकार को राजस्व कितना बड़ा चूना लगाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक अवैध खनन के इस काले धंधे में जिले के तमाम थाने और उच्च अधिकारी सहित तमाम सफेद पोश मलाई काट रहे हैं। खनन माफिया को मुरादाबाद जिले और उत्तराखंड के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। काशीपुर, ठाकुरद्वारा, संभल और मेरठ के एक प्रभावशाली व्यक्ति का गैंग इस खनन माफिया को ऑपरेट कर रहा है। अवैध कुल कमाई का 50% रास्ते में पड़ने वाले थानों और संलिप्त अधिकारियों में बांटा जाता है। काशीपुर सीमा के पास खनन कर डंपरों के द्वारा रेता बजरी मेरठ और नोएडा तक पहुंचाया जाता है। करोड़ों के इस चौके धंधे में अचानक से खनन अधिकारी के झापों पर भी चर्चाएं जारी हैं। खनन अधिनियम ये कहता है कि जो खनन या अवैध खनन से जुड़े जो भी मामले हैं इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। खनन अधिनियम जो है वो ये भी कहता है कि भाई पहले जो इसमें जुर्माना था वो 25,000 रुपये था अधिकतम, अब 25,000 रुपये से बढ़ाकर वो अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इसके अलावा जो सजा इसमें पहले 6 महीने थी वो 6 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। साथ ही खनन अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो ओवरलोडेड ट्रक हैं उन पर सख्ती बरती जाए, किसी भी कीमत पर ओवरलोडेड ट्रक जो है वो नहीं चलने चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए दरअसल इसका होता उल्टा ही है। पूरी रात पूरा दिन नो एंट्री के अंदर भी जो है किसी भी शहर में देख लीजिए आप, बात मुरादाबाद की नहीं हो रही है, किसी भी शहर के अंदर आप देख लीजिए कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से तमाम अवैध लोडिंग जो है वो चल रही है। डंपर्स रेत मोरंग भर के ले जा रहे हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ध्यान तब जाता है जब छोटे स्तर के अधिकारियों पर हमला होता है। हमेशा खनन माफिया के सामने छोटे स्तर के अधिकारी बहुतायत से पिटते हुए देखे गए हैं, जैसा कि अभी मुरादाबाद की घटना में हुआ। ऐसा क्यों होता है ये सोचने का विषय है। या तो ये माना जाए कि जो पूरा नेक्सस चलता है इसके बारे में छोटे स्तर के अधिकारियों को ज़्यादा पता नहीं होता, वो बेमौके मौके जो है वो चेकिंग करने पहुंच जाते हैं, उनको कोई सूचना मिलती है, उनको ये नहीं पता होता कि ये पूरा गेम ऊपर से संचालित हो रहा है। वजह साफ है, घटना स्थल पर पहुंचते हैं, उनके साथ घटनाएं होती हैं, उनके साथ मारपिटाई होती है, FIR होती हैं, कुछ दिनों तक मामला गर्म रहता है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें दोबारा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चलने लगती हैं। सोचिएगा ऐसा क्यों।